तो दैट इज अ वे ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स, इट्स अ कंप्लीटली अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स। क्लियर है? But still, if we use only the online process to buy or sell any product, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन या इंटरनेट या कंप्यूटर या न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किसी भी कंटेंट्स को खरीदते बेचते हैं, किसी भी सर्विस को यूज करते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। The criteria of commerce, which exactly used through the internet only, is known as electronic commerce. Whereas when you use the traditional, जो कि पुराने जमाने से चलता आ रहा है, जब आप ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को यूज करते हो, ठीक है, फॉर योर मार्केटिंग और फॉर टू डिफाइन द बिजनेस, टू यूज सेल एंड बाय द प्रोडक्ट, ये इस कैटेगरी में हर चीज आ जाएंगे आपके, तब उसे हम ट्रेडिशनल कॉमर्स कहते हैं। एम आई क्लियर अंशु? Yes, ma'am. Okay, the next one is e-commerce and e-business. See, e-commerce is completely depends on business. अगर हम कहीं पे कोई काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स स्टार्ट करें, इसका सीधा मतलब है यू वांट टू इंटरेक्ट मेनी पीपल इन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तुम चाहते हो कि बहुत सारे लोग एक ही जगह पे तुमसे जुड़े, तो जुड़ने के लिए आप उन्हें कोई पर्पस दोगे, है ना? इफ वेबसाइट प्रोवाइड यू द प्लेटफॉर्म, अगर कोई साइट तुम्हें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो बिजनेस आपको वो पर्पस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो सारे कलेक्टिव लोग जिनको आपने इकट्ठा किया है एक जगह पे किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर इसे बिजनेस को करने के लिए हम कोई ट्रेडिशनल तरीका नहीं, ट्रेडिशनल तरीका का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, जो हमें पुराने जमाने से पारंपरिक वे में जो चीजें चलती आ रही है ना, दैट इज कंप्लीटली ट्रेडिशनल। जैसे कि अगर आपको सामान बेचना है तो आप क्या करोगे, पहले उसे होलसेलर से लेकर के आओगे, होलसेलर से लाने के बाद उसे आप अपने दुकान, अपने शॉप में अरेंज करोगे, उस पर एक पर्टिकुलर प्राइस टैग लगाओगे और फिर उसको बेचोगे, ठीक है। आप ये भी चेक करोगे कि होलसेलर ने आपसे जितना प्राइस लिया है उसका, उससे थोड़ा ज्यादा प्राइस आप कस्टमर्स से लो ताकि आपको भी बेनिफिट मिले। क्लियर है? दैट इज कंप्लीटली अ फॉर्मेट ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस है, ये ई बिजनेस नहीं है। लेकिन जब इसी काम को करने के लिए, जब हम उसी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ब्रांच, एक बैंक का एक ब्रांच डिफरेंट ब्रांच को कनेक्ट करने के लिए मैनुअली वहां से कस्टमर्स के डिटेल लाए या फिर इंटरनेट के थ्रू उन कस्टमर्स के डिटेल को शेयर करे, तो इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस फॉर देम, उनके लिए ये उनका काम है। लेकिन उसी तरीके से अगर आप इंटरनेट के थ्रू कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई पर्टिकुलर वर्क स्टार्ट करते हो, ठीक है, रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट, रिलेटेड टू योर सर्विसेज, तो दैट इज योर ई बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में जब इंटरनेट ऐड हो जाता है तब वो ई बिजनेस हो जाता है। समझ में आया सुधीर? नो मैम, क्लियर नहीं हुआ रहा हूँ। ओके, जैसे बिजनेस का मतलब समझते हो? यस मैम। ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं? अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो व्हाट इज द पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर योर बिजनेस? सुधीर? यस मैम। बिजनेस करने के लिए मैम हम अपॉर्चुनिटी पर्पस क्रिएट करते हैं मैम, कि हमको क्या करना है मैम, किस फील्ड में प्रोडक्ट को सेल करना है। हाँ एग्जैक्टली, क्या फील्ड सिलेक्ट करना है, उस फील्ड के लिए आपको क्या क्या आइटम्स चाहिए, एरिया क्या होना चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, है ना, आपका जगह क्या होना चाहिए जहां पे आप बिजनेस करोगे, आपके आइटम्स क्या होना चाहिए जिनके थ्रू आप बिजनेस करोगे, और आपके कितने पर्सन होने चाहिए जो आपके बिजनेस में आपका हेल्प करें। एक्सक्यूज मी, डाउट यहाँ पे एक मैम, ई बिजनेस में भी ऑनलाइन भी परचेज और सेल कर सकते हैं ना मैम? हाँ जैसे इंटरनेट के थ्रू हाँ, ई लेकिन बिजनेस यहाँ में पर भी। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज अंतर है ना, जैसे अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा,
चाहिए होगा ना। लेकिन अगर आप ई बिजनेस करते हो, है ना, अगर आप ई बिजनेस करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज करो कि 4 अलग अलग कंपनी है, सपोज ए बी सी और डी 4 कंपनी है, 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, किसी शॉप को नहीं लेकर के, मतलब कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेकर के आपने अपना एक वेबसाइट बनाया, ठीक है। उस वेबसाइट से उन चारों कंपनी, आपने उन चारों कंपनी से बात की उनके प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, और अपने वेबसाइट पे उनके प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, ठीक है। आप उन कंपनीज को अब पैसा दे रहे हो उन प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन वो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो कस्टमर को अपने वेबसाइट पर। आप किसी दुकान का यूज नहीं कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज नहीं कर रहे हो। जब कस्टमर्स ने आपको प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर किया, आप क्या करोगे, कंपनी ए बी सी या डी से उन प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करोगे और कस्टमर के पर्टिकुलर एड्रेस पे सेंड कर दोगे। यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको कहाँ से मिल रहा है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से मिल रहा है। दूसरा बेनिफिट क्या मिल रहा है आपको, आपका बहुत सारा एसेट नहीं लग रहा है, मतलब आपका बहुत सारा पूंजी नहीं लग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो ये बिजनेस ऐसे भी होता है। यहाँ ये भी क्या है, बिजनेस है। आपने एक काम स्टार्ट किया, लेकिन उस काम के लिए जितनी रिक्वायर्ड चीजें थी, आप उनसे कम चीजों में भी आप उस काम को शुरू कर सकते हो। सो दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंसेस ऑफ योर ई बिजनेस एंड द ट्रेडिशनल बिजनेस। एंड ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स का देखो, ई कॉमर्स, ई बिजनेस इज अ सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स। मतलब ई कॉमर्स में सारी चीजें आती हैं रिलेटेड टू योर मेडिकल कंटेंट, related to your entertainment content, related to your services, related to your information, सब कुछ ई कॉमर्स में आ जाता है। मतलब कि अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को, जैसे किसी न्यूज को देख रहे हो, ठीक है, तो वो भी ई कॉमर्स में आएगा। लेकिन किसी न्यूज को वॉच करना ई बिजनेस में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, so this is the difference of e-commerce and e-business. E-business is just a part of e-commerce, whereas e-commerce consists different kind of criteria in their own field. ठीक है? ओके मैम। यस। Ambiguity का मतलब होता है when contents available in each and every place. ठीक है, जब कोई चीज आपके पास हर समय हर जगह मौजूद हो, दैट इज इबिक्विटी। जैसे कि इंटरनेट, आज के डेट में इंटरनेट से ज्यादा इबिक्वाइट कोई नहीं होता है। बिकॉज अगर आप इवन आप सब कुछ भूल सकते हो, अपना फोन हैंडल करना कभी नहीं भूलते हो, अपना फोन कैरी करना कभी नहीं भूलते हो, आप कहीं भी जाओ, है ना, अपना व्हाट्सएप चेक करना कभी नहीं भूलते हो। व्हाट्सएप इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इज अ वे टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट पीपल। ये क्या है, एक जरिया है जो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो ये क्या ई कॉमर्स क्या है, इबिक्विटी, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन ईच एंड एवरी प्लेस फॉर अस। ये हमेशा हर जगह हर किसी के लिए अवेलेबल है। क्लियर है जुगनू? यस मैम। ओके, what are the element of e-commerce? See, the element of e-commerce is actually depends on the behavior. जैसे कि आप ई कॉमर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हो, या फिर ई कॉमर्स के कौन से क्राइटेरिया की बात कर रहे हो। अगर आप बिजनेस पर्पज से बात कर रहे हो ई कॉमर्स की, तो द कंटेंट रिलेटेड टू योर ई बिजनेस, जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप, गवर्नमेंट एंड कस्टमर रिलेशनशिप, बिजनेस टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, बट on the purpose of business. But if you talk about the information, the elements are depends on the category of your data, the category of what the content related to that data, like services. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एलिमेंट्स, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। सैयद, okay ma'am, am I clear? yes, or need to repeat again? Okay. Next, how can educating customer can be trade to e-commerce? How can educating customer can, yes, we can trade the e-commerce. See, मैंने एक एग्जांपल दिया था बिग बास्केट का। ठीक है, यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स ने जो भी ऑर्डर किया, उन्हें ये चीज तो बहुत अच्छे से पता थी कि अगर एक नंबर से आप रजिस्टर करोगे तो दोबारा उसी नंबर से आप सेम कंटेंट, मतलब आइटम्स बुक नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो ऑफर था 250 वाला,
वो सिंगल रजिस्ट्रेशन ऑफर था, मतलब कि एक फोन नंबर से 1 रजिस्ट्रेशन, 1 एट अ टाइम रजिस्टर आप कर सकते हो, मल्टीपल टाइम आप रजिस्टर नहीं कर सकते। और ऐसे भी आपको पता है कि यूजर आईडी एक ही बार रजिस्टर होता है, दूसरी बार से वो लॉग इन होता है ना? Yes, So, ma'am. educating people can trade the e-commerce because sometimes they can easily क्या करते हैं, बेनिफिट लेते हैं इन सब चीजों का, ठीक है। और समटाइम वो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऑर्डर करते हो पिज्जा 30 मिनट्स, है ना, सुना है ना आपने? Yes, ma'am. तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रेड। Okay, ma'am. Clear. वेब होस्टिंग इज द अंशु, वेब होस्टिंग आपका इंटरनेट वाले चैप्टर में आएगा, लेकिन स्टिल वेब होस्टिंग का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया को, किसी पर्टिकुलर टाइटल को या किसी पर्टिकुलर एड्रेस को www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के साथ कनेक्ट कर देते हो। इट मीन्स वो जो एड्रेस है आपका वो आइडेंटिफाई होगा किसके साथ? www के साथ। दैट इज कॉल्ड होस्टिंग। उसको हम लोग क्या कहते हैं? होस्टिंग। जब हम किसी साइट को लॉन्च करते हैं या किसी साइट को टैग करते हैं तो हम उसे टैग करना नहीं कहते हैं, हम उसे होस्ट करना कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि वर्ल्ड वाइड वेब का सर्वर उस एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। उसके लिए हमें एक प्रॉपर अमाउंट पे करना पड़ता है। am I clear? Yes, ma'am. Okay. अब मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ साइन इन एंड साइन अप? साइन अप और साइन इन का क्या डिफरेंस है, एंड व्हाई वी यूज देम बोथ ऑफ देम इन डिफरेंट फील्ड? दोनों का अपने अपनी जगह क्या इस्तेमाल है और हम दोनों को क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं? एनीवन? साइन अप, हेलो मैम साइन अप का मतलब मैम हो गया नया आईडी, और साइन इन का मतलब जो आईडी पे हम लोग हाँ। हैं उसी में रहने के लिए। एग्जैक्टली तो ये साइन अप और साइन इन क्यों बनाया गया है? रीजन? मैम ये जानने के लिए कि कौन आया, मतलब कौन न्यू कस्टमर ज्वाइन कर रहा है और कौन पहले से है यहाँ पे। एग्जैक्टली तो ये कैसे पता चलता है? मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग फेसबुक पे साइन अप करते हो तो सेकंड टाइम सेम यूजर आईडी पे वो साइन अप ना लेकर के सिर्फ और सिर्फ साइन इन की फैसिलिटी देता है। इफ यू वांट टू ट्राई इट अगेन तो वो आपको क्या कहता है? दिस यूजर आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना? तो बेसिकली यहाँ पर फेसबुक को कैसे पता चला कि आप मतलब ये यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है? कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? जब हम लोग साइन अप कर दिए तो टोटल डाटा वहाँ पे चल गया। एग्जैक्टली उसके सर्वर में, उसका सर्वर उस एक डेटाबेस से कनेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सेव होते हैं। उसी तरीके से जब आप प्रोडक्ट को, जब कोई वेबसाइट बनता है तो प्रोडक्ट को भी कैटेगरी वाइज करके, इंफॉर्मेशन को भी कैटेगरी वाइज करके उसके डिटेल्स को डेटाबेस में सेव किया जाता है। पर डिटेल्स को डेटाबेस में सेव किया जाता है, प्रोडक्ट्स को कैसे रखा जाता है? प्रोडक्ट्स को रखने के लिए दे जनरली यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा वेयर हाउस। आई रिपीट, डेटा वेयर हाउस, ठीक है। डेटा वेयर हाउस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डेटाबेसेस। डेटा वेयर हाउस का मतलब है जहां पे बहुत सारे डेटाबेस हो। डेटाबेस का मतलब क्या है? जहां पर बहुत इंफॉर्मेशन हो। हम लोग के लिए आज की डेट में डेटाबेस ही का मतलब होता है ह्यूज इंफॉर्मेशन, ठीक है। और डेटा वेयर हाउस क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डेटाबेसेस। तो बेसिकली जब आप काम करते हो तो चूंकि यहाँ पर होता है क्या है कि साइट, ई कॉमर्स अपने साइट के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी साइट आप ऑनलाइन ले लो उसका किसी भी एक पर्टिकुलर साइट का एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, बहुत सारे साइट हैं ऐसे। वो करते हैं क्या है? प्रोडक्ट वाइज डेटाबेस क्रिएट करवाते हैं, ठीक है। पहले प्रोडक्ट वाइज क्रिएट करवाते हैं। जब वो डेटा सर्व हो जाता है, सर्व हो जाने का मतलब अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को पहुंच जाता है, तब वो प्रोडक्ट सिटी वाइज अरेंज होता है, ठीक है। पहले होता है सिटी वाइज, सॉरी स्टेट वाइज, फिर सिटी वाइज, फिर पिन कोड वाइज, ठीक है। और ये सारे इंफॉर्मेशन फिल्टर होते हैं, मतलब कि ये सारे इंफॉर्मेशन मतलब पहले स्टेट वाइज फिल्टर होंगे,
फिर सिटी वाइज फिल्टर होंगे और फिर पिन कोड वाइज फिल्टर होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे फिल्टर होकर के जहां ये सारा इंफॉर्मेशन रखा जाता है, दैट इज योर डेटाबेस। बट दीज ऑल इंफॉर्मेशन जहां पे सारे के सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होते हैं, गैदर होते हैं, दैट इज द डेटा वेयर हाउस। क्लियर है? हेलो, समझ में आया ये? ओके, मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मतलब लाइक वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है ना? No, ma'am. ओके, so now I'm going to share the screen with a new topic, that is the business model. Business model actually depends on the category, ठीक है। बिजनेस मॉडल डिपेंड करता है कैटेगरी, बिहेवियर एंड द कैटेगरी बोथ। जैसे कि जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस को एक्सटेंड करते हो, मतलब कि जब आप, जैसे कि हम लोग जो नॉर्मल बिजनेसेस को एक्सटेंड करते हैं, वो हो गया आपका बेस्ड ऑन द बिहेवियर और द वेब इम्प्लीमेंटेशन। बिजनेस मॉडल हैज डिफरेंट कैटेगरी। The first model is defined as a web implementation, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो the model which actually describe the web implementation view of e-commerce is known as e-commerce business model, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो फर्स्ट मॉडल है दैट इज द मर्चेंट मॉडल। मर्चेंट मॉडल में सबसे फर्स्ट आप ले लो एग्जांपल इसका अमेजन का, ठीक है। जहां पर आप करते क्या हो, बेसिकली जो हम से रिटेलिंग वाला काम होता था, ठीक है, जब उसी काम को हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं, तो द सिनेरियो फॉर ओल्ड, द न्यू सिनेरियो ऑफ ओल्ड रिटेलिंग इज नोन एज मर्चेंट मॉडल। When you use the new scenario for the old retailing commerce is known as merchant model, ठीक है। Amazon is the best example। इसके अलावा Flipkart भी आप ले सकते हो, ठीक है, which provide different utilities and softwares and services। Utilities का मतलब है अलग अलग type of आप क्या कह सकते हो उसको, menus provide करना, अलग अलग कैटेगरी ऑफ मेन्यू प्रोवाइड करना। जैसे कि अगर आप प्रोडक्ट में जाना चाहते हो, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स में जाना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड में, तो उसके लिए आपको अलग फैसिलिटी देता है या फिर उसके लिए अलग कैटेगरी देता है। फिर अगर आप क्लॉथ्स में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग कैटेगरी देता है। वुड एंड फर्नीचर में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग कैटेगरी देता है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप एक ट्रेडिशनल कॉमर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हो, तो दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज मर्चेंट मॉडल। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मर्चेंट मॉडल। समझ में आया? हेलो हेलो, यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके, ठीक है। बेसिकली पहले तो ये बहुत कम हुआ करता था, लेकिन अब ये जो कंपनीज होती हैं ये मिडिल मैन को एलिमिनेट कर देती है। मिडिल मैन का मतलब है ये डायरेक्ट कंपनी, मतलब जो कंपनी डेवलप कर रही है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है। जैसे कि एसर कंपनी, एसर कंपनी सभी जानते हैं, बेसिकली लैपटॉप के लिए पॉपुलर है। सोनी लैपटॉप, टीवी, ये सब के लिए पॉपुलर है। लैपटॉप तो उसका बंद हो गया फिलहाल, ठीक है। तो ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनी से ऐसे साइट डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट लेकर के, उनके प्राइस को डायरेक्ट लेकर के, उनके कॉन्फ़िगरेशन को डायरेक्ट लेकर के क्या करते हैं, उनके डिटेल्स को शेयर करते हैं। कहाँ शेयर करते हैं? वेबसाइट पे शेयर करते हैं। जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो जाकर के उन्हीं कंपनी से उन डेट मतलब कंटेंट्स को उठा करके उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करके इन चीजों को बेचते हैं। पहले ऐसा नहीं था। अभी के आज से अगर 5 years पहले जब ई कॉमर्स डेवलप ही हुआ था, तब की अगर हम बात करें
तो पहले वो करते क्या थे कि इन सब कामों के लिए वो अलग अलग बंदे इकट्ठा करते थे, मतलब कि वो कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के बजाय छोटे छोटे शॉपकीपर से कांटेक्ट करते थे, जो बेसिकली इन सब चीजों का या तो फ्रेंचाइजी लेकर के बैठा हो या तो इन कंपनी से सामान आइटम्स को के ऑर्डर्स को फॉलो करवा रहा हो। ठीक है, पर अब क्या होता है कि अब ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशन में आ चुका है कि बेसिकली मिडिल मैन को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है बिटवीन द कस्टमर्स एंड द कंपनी। ठीक है, सो ऐसा कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? मर्चेंट मॉडल। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए हुए भी हैं, यू कैन टेक मल्टीपल एग्जांपल्स। देखो यहाँ पे ये 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लेकिन वी कैन आल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ एसर, लेनोवो। ठीक है, ये सभी उन्हीं कंपनीज में से आती है। जैसे कि एमआई ने हमेशा अपना प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और अमेजोन को ही बनाया है, ठीक है, किसी दुकान को बनाने के बजाय, है कि नहीं? Now the next model is brokerage model. Brokerage model, eBay का नाम सुने हो? हेलो, Yes, ma'am. eBay क्या, eBay का क्या काम? What is the main purpose of eBay? eBay.com. Easily में वो करता क्या था? उसका प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होता है मैम, चाहे इजीली सॉरी, ईबे का प्रोडक्ट मैम इजीली अवेलेबल होता है, चाहे हाँ, यूज ऑफ ओके, इजीली अवेलेबल हो जाता है, मतलब इजीली हाँ, यूज उसके अलावा कर सकते हैं मैम। कौन से प्रोडक्ट के लिए? प्रीमियम Indian? प्रोडक्ट, यस मैम। प्रीमियम प्रोडक्ट, एग्जैक्टली, हाँ, प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो these are in the brokerage model. ब्रोकरेज मॉडल जहां पर आप बायर और सेलर दोनों कलेक्ट होते हैं। इसका जैसे OLX ब्रोकरेज में नहीं आएगा, वहां पे आई गेस सेलर बायर्स कलेक्ट होते थे। एनीवेज, वो कस्टमर टू कस्टमर में आ जाएगा। यहाँ पर बायर और सेलर एक साथ कलेक्ट होने का क्या मतलब हुआ? बायर और सेलर एक साथ कलेक्ट होने का मतलब हुआ कि आप एज अ कस्टमर प्रोडक्ट बाय भी कर सकते हो, ठीक है, और एज अ शॉपकीपर, हाँ एग्जैक्टली, तो प्रोडक्ट बेच भी सकते हो। ठीक है, तो ऐसे मॉडल को या फिर ऐसे वेबसाइट को जो आपको, जैसे OLX क्या ब्रोकरेज में आएगा? क्योंकि उससे प्रोडक्ट हम खरीद सकते हैं, ये तो मुझे पता है, इवन बेच भी सकते हैं, है ना? OLX पे आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो, तो क्या बेच भी सकते हो? सुना है ना OLX का नाम? हेलो, ठीक है, तो OLX इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ब्रोकरेज मॉडल। एडवर्टाइजिंग मॉडल का मतलब होता है वो रिप्लेस द ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट कॉन्सेप्ट। जो आपके ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट कॉन्सेप्ट को जिसने रिप्लेस किया, मतलब सॉरी, क्या थे हमारे ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट कॉन्सेप्ट? टेलीविजन सबसे पहले, रेडियो सेकंड में, न्यूज़पेपर थर्ड में, है ना? तो ये अभी हैं, लेकिन रिप्लेस करने का मतलब है कि आज के डेट में टीवी पर एड देखने के बजाय आप अपने गेम के बीच में एड देखना आपकी मजबूरी है। यू कांट स्किप योर एड बिटवीन योर गेम्स, है ना? यस मैम। Yes or no? Exactly. तो this is a kind of replacement. ठीक है, यहाँ पर जैसे टीवी अगर एड दे रहा है, आप क्या करोगे? आप चैनल चेंज कर देते हो, बट स्टिल इन योर गेम समटाइम वो हमें स्किप करने की फैसिलिटी ही नहीं देता है बिटवीन अ लिमिटेड टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक तो हमें वो देखना ही देखना होता है। सो दीज आर डिफाइंड एज एन एडवर्टाइजिंग मॉडल। इसके लिए वो क्या करते हैं? पे करते हैं। ठीक है, इस पे चलो मैं आपको एक स्टोरी बता सकती हूँ फॉर गूगल एंड याहू, विच इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग। आपको ये पता है कि पहला सर्च इंजन कौन था? हेलो, अच्छा, आप लोग को ये पता है कि सर्च इंजन क्या होता है? मैम याहू था, एग्जैक्टली, पहला सर्च इंजन याहू था।
आज के डेट में हम लोग याहू को बहुत कम यूज करते हैं। क्यों? रीजन क्या है? आई मीन गूगल क्यों पॉपुलर हो गया? जब पहला सर्च इंजन बनने की का बेनिफिट याहू को मिला, तो फिर ऐसा क्या था कि याहू रिप्लेस हो गया? एनीवन? एडवर्टाइजिंग मॉडल, एडवर्टाइजिंग और यूजर फ्रेंडली। पर वो यूजर फ्रेंडली कब, आई मीन कैसे हुआ, ये कैसे पता चला? बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, जब याहू आया था ना, तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आया था कि उसे कस्टमर्स चाहिए। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी वेबसाइट को व्यू करते हैं, तो उसके लिए हम वेबसाइट को व्यू करने के लिए कस्टमर्स, मतलब हम जैसे लोग वेबसाइट को एक भी रुपया नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप ये समझो कि वेबसाइट अपना खर्च कैसे चलाता है, उसे कैसे अपने सारे कंटेंट्स वो मेंटेन कर लेता है। जैसे गूगल एडवर्टीजमेंट से अपने मैम। खर्च को कैसे, एग्जैक्टली एडवर्टीजमेंट से। सो द एडवर्टीजमेंट इज द बेस्ट वे। उनके सर्वाइव के लिए एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एज अ फर्स्ट सर्च इंजन याहू को ये बात सबसे पहले पता चली। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, याहू को जब डेवलप किया गया था, तो उसका नाम एक्चुअली याहू नहीं था, उसका नाम था यू कैन सर्च एनीथिंग व्हाट यू वांट। ठीक है, ये उसका नाम रखा गया था। सीरियसली इतना लंबा नाम किसी भी सर्च इंजन का। लेकिन बाद में उसे यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए याहू कर दिया गया। बट स्टिल जितना पैसा उन्होंने लगाया था, उतना पैसा वापस रिटर्न करने के लिए उन्हें कुछ ऐसे उन्हें किसी ऐसे वे की जरूरत थी जो एग्जैक्टली उनका पैसा रिफंड कर सके। एंड कस्टमर्स का क्लिक और कस्टमर्स का हिट उन्हें ये पैसा रिटर्न नहीं करवा रहा था। इन दैट केस एडवर्टीजमेंट कंपनी से उन्होंने बात की और एडवर्टीजमेंट पोस्ट करना स्टार्ट किया ऑन देयर वेबसाइट। ठीक है, पर और एक्चुअली एडवर्टाइजिंग मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है ना, यही से लॉन्च हुआ। बट स्टिल जब आप किसी कंटेंट को सर्च करो, तो आप, ये जरूरी नहीं है कि आप उसका एडवर्टीजमेंट देखने के लिए उसे सर्च कर रहे हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप वो कंटेंट आपके जरूरत को, मतलब कि what you exactly want from that content in your Google search or any kind of search engine, तो वो उस कंटेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब कि तुम्हें जो सर्च करना है तुम्हें वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जैसे कि सपोज करो तुम लोगों के ऑनलाइन एग्जाम है और आप लोगों को कोई क्वेश्चन सर्च करना है बिटवीन योर ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, तुम क्वेश्चन सर्च कर रहे हो यूएमएल से रिलेटेड, और वो आपको यूएमएल का डेफिनेशन देने के बजाय वो आपको यूएमएल का एडवर्टीजमेंट देने लगे। ठीक है, एड दिखाने लगे, तो आप कभी भी ऐसे किसी साइट को फॉलो करना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि आपका तो लिमिटेड टाइम है, उसके बाद तो वो टाइम लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज था कि याहू के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसने अपने कंटेंट्स को अपडेट करना बंद कर दिया। मतलब कि अगर यूजर कुछ भी फाइंड आउट करना चाहता था तो उसे सिर्फ और सिर्फ एड ही दिखाई देते थे, और इस वजह से याहू का पब्लिसिटी धीरे धीरे काफी रिड्यूस हो गया। और तब मार्केट में कौन आया? गूगल ने एक चीज बहुत अच्छी सीखी याहू से, और वो थी कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज को मेंटेन करना, कस्टमर्स को कभी भी निराश नहीं करना। और इसी वजह से गूगल आज भी टॉप ऑफ द मार्केट है, बिकॉज उन्होंने इस चीज को समझा कि अगर कस्टमर्स नहीं रहेंगे तो हमें उतने हिट्स भी नहीं मिलेंगे, और अगर हमें हिट्स नहीं मिलेंगे तो हमारा खर्च भी नहीं निकलने वाला, मतलब कि हमारे पास कोई एडवर्टीजमेंट कंपनी भी नहीं आने वाली है। ठीक है, सो बेसिकली एडवर्टाइजिंग जरूरी है वेबसाइट के लिए, पर एडवर्टीजमेंट के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर कॉर्नर ही बना दिया। अगर आपको देखना है, अब अच्छे से व्यू करो, अगर आपको नहीं व्यू करना है तो आप अपने जरूरत की चीजें डायरेक्ट शो कर सकते हो, मतलब कि आप अपने जरूरत की चीजें डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। सो एडवर्टाइजिंग मॉडल इज नथिंग बट अ वे ऑफ द ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट मॉडल, ठीक है, through which we can easily provide the content on the site. Am I clear? Hello? तुम लोग क्या सुनते सुनते गायब हो जाते हो? नो मैम, सुन रहे हैं। Now the next, डिस्टर्ब नहीं करना। okay.
नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड मॉडल। ठीक है, मिक्स्ड मॉडल का क्या मतलब होता है? जहां पर जैसे कि यूट्यूब, ये मिक्स्ड मॉडल में आएगा। आप देखोगे जितने भी चैनल्स होते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं, वो एक लाइन तो पक्का बोलते हैं, यूज द बेल बटन एंड सब्सक्राइब द आइकन। सुना है ना? है ना? तो बेसिकली दिस इज द काइंड ऑफ मिक्स्ड मॉडल, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही नहीं बल्कि सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो यूजफुल फॉर अस टू जनरेट अ प्रॉपर फॉर्मेट फॉर अस। फॉर्मेट का मतलब है जहां से हमें इनकम आ रहा हो। ठीक है, एंड यूट्यूब इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ योर मिक्स्ड मॉडल। ठीक है, विच एक्चुअली जनरेट्स द रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एंड द सब्सक्रिप्शन बोथ। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये तो अमेरिका का है। अगर हम इंडिया में बात करें तो हम किसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लेना पसंद करेंगे? अभी तो दो ही सबसे ज्यादा मार्केट में है, दैट इज जियो एंड एयरटेल, है ना? हेलो, यस मैम। तो बेसिकली यहाँ पर सुपर ऑनलाइन जनरेट, अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर हम सिर्फ आईएसपी के बेसिस पे कंपेयर करें, यूट्यूब को आईएसपी के बेसिस पे तो कंपेयर नहीं किया जा सकता है ना, गूगल के बेसिस पे किया जाता है। तो अगर हम आईएसपी के बेसिस पे कंपेयर करें तो वी हैव टू डिफरेंट सिनेरियो रिलेटेड टू जियो एंड एयरटेल। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एयरटेल ने भी अपना ऑनलाइन पेमेंट कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है, जहां पे यू कैन इजिली पे योर बिल्स। ठीक है, आप मूवी वॉच कर सकते हो, आप किसी को अमाउंट पे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, रिलेटेड टू योर ट्रांजेक्शन। उसी तरह से जियो ने भी अपना एक जियो ऐप स्टार्ट किया है, आई मीन पहले से किया हुआ है, थ्रू विच यू कैन इजिली कंट्रोल एंड योर डेटा एंड एज वेल एज ट्रांजेक्शन बोथ। सो बेसिकली हम अभी आज के डेट में अपने इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम करते क्या है, जियो के ही एप्लीकेशन के थ्रू, उसके सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही हम अपने इंटरनेट के अमाउंट को पे करते हैं। सो दीज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स मॉडल, बट स्टिल यूट्यूब इज द बेस्ट एग्जाम्पल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यूट्यूब में आपका चैनल जितना लाइक हिट करेगा और जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, उस चैनल का अमाउंट ऑटोमेटिकली यूट्यूब की तरफ से इनहेंस होते चला जाता है। So this is the best example of mixed model where you can easily generate the revenue, ठीक है, by the advertising and subscription both। जितना आप उसको इस्तेमाल करते हो उससे भी और जितना उस पे ऐड आता है उससे भी, ये दोनों चीजों के थ्रू। क्लियर है? यस मैम। नो मैम। चलो तो फिर से हम इसको समझा देते हैं। YouTube पता है ना? हेलो, हम ये प्रेजेंटेशन अब हम स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, सी सिंपल सी बात है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जितना किसी कंटेंट को हिट करते हो साइट पे, जितना ज्यादा हिट उसको मिलता है उतना ही ज्यादा उसका रेवेन्यू हाई होता है। क्यों रेवेन्यू हाई होता है? क्योंकि जितना ज्यादा आप उसे शो करते हो, ठीक है, एडवर्टीजमेंट कंपनीज को पता चलता है कि इतने लोगों ने इसे व्यू किया है। अब इतने लोगों ने अगर इसे व्यू किया है तो इतना ही ज्यादा एड का डिटेल्स आएगा। ठीक है, तो बेसिकली जितनी बार हम उसे एंटर करते हैं, मतलब जितनी ही बार हम उसे ओपन करते हैं, उतनी ही बार उसका अमाउंट, मतलब जो एड का अमाउंट है वो हाई होता चला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो खर्च उसे चाहिए उस एडवर्टीजमेंट से उसे मिल रहा है। ठीक है, कभी कभी ये भी होता है कि आप जो इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो उस इंफॉर्मेशन की वजह से आपकी पॉपुलैरिटी, मतलब आपके चैनल की पॉपुलैरिटी काफी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ कोई पर्टिकुलर लोग ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका डेटाबेस हाई होगा, यहाँ पर व्हेन यू यूज लाइक और सब्सक्राइब, उतना ही एंट्री उसके डेटाबेस में सेव होगी। दैट इज योर सब्सक्रिप्शन। जितनी बार आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि आप ये चेक करना कि आप एक ही बार लाइक कर सकते हो, आप एक ही बार सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रॉम वन मेल आईडी और फ्रॉम वन यूजर आईडी।
ऐसा नहीं है कि आप एक यूजर आईडी से मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब करो, है ना। उतना जितनी बार आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो विद डिफरेंट यूजर आईडी, उतना ही टाइम वो इन्फॉर्मेशन क्या होता है उसके डेटाबेस में सेव होता है। ये इन्फॉर्मेशन जो डेटाबेस में सेव होते हैं, इसको उन लोग आगे के एप्लीकेशन के को इनहेंस करने के लिए, दूसरे एप्लीकेशन को जनरेट करने के लिए, ठीक है, या फिर किसी न्यू डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं विदाउट आवर परमिशन, क्योंकि उन्हें उन लोगों को हमने परमिशन उस सब्सक्रिप्शन के साथ ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। सो इस तरीके से भी मतलब सब्सक्रिप्शन के थ्रू भी क्या होता है, आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, और दूसरा है आपका एडवर्टीजमेंट ऐड करने के लिए आप ऑब्वियस सी बात है थर्ड पार्टी से पैसा लोगे। तो जब आप थर्ड पार्टी से पैसा लोगे तो सिंपल सी बात है कि वो इंफॉर्मेशन भी इसी कैटेगरी में आएगा, है ना। तो दैट इज डिफाइंड एज अ मिक्स्ड मॉडल। समझ में आया? डेटा का जरूरत हमें क्यों पड़ता है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यस मैम। ये क्लियर है? यस मैम। ओके। मैं फॉर्म शेयर करने जा रही हूँ आप लोग के साथ, ठीक है, फॉर्म का लिंक। इसको फिल कर देना फॉर योर अटेंडेंस। Any other question from your side?
हेलो, नो मैम। ओके,